नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में। मैं हूं निमाई साना, आपके समक्ष उपस्थित हूं साइकोलॉजी विषय वस्तु को लेकर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट थर्ड के बारे में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम लास्ट क्लासेस के माध्यम से इस टॉपिक पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को सॉल्व कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत लगभग हमने 20 प्रश्नों को सॉल्व कर लिए हैं और हमने जाना कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस प्रकार के प्रश्न हमारे सुपर टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और क्या हमने जो कंटेंट कवर किए हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं। तो उन सभी पहलुओं को हमने देखा, जाना और समझने की कोशिश की। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट थर्ड को सॉल्व करेंगे, जिसमें और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो इस टॉपिक पर बेस्ड बनते हैं उन पर डिस्कशन करेंगे और जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक पर बेस्ड और किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि साक्षर भारत मिशन उत्तर प्रदेश में कितने जिलों में शुरू किया गया। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 60 जिलों में, ऑप्शन सेकंड कहता है 64 जिलों में, ऑप्शन थर्ड कहता है 65 जिलों में और ऑप्शन फोर्थ कहता है 66 जिलों में। अब आपको बताना है कि इसमें से राइट ऑप्शंस आपके हिसाब से क्या है कि साक्षर भारत मिशन को उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में शुरू किया गया था। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बता दूं साक्षर भारत मिशन के बारे में, तो हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं 8 सितंबर को, यानी 5 सितंबर को हम राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। और 8 सितंबर 2009 को एक मिशन शुरू किया गया था जिसका नाम है साक्षर भारत मिशन। और इसको प्रारंभ करने के बाद ये देखा गया कि उत्तर प्रदेश के 66 ऐसे जिले हैं जहां पर 2001 की जनगणना के बाद जो महिला साक्षरता दर है वो 50% से कम है। तो ऐसे 66 जिलों में जो है इस साक्षर भारत मिशन को लागू किया गया था और इसे लागू किया गया था सन 8 सितंबर 2009 को। तो इसलिए यहाँ पर आपसे सीधा सीधा पूछा गया है कि साक्षर भारत मिशन उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में शुरू किया गया। तो स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश के 66 जिलों में इस मिशन को शुरू किया गया था क्योंकि यहाँ पर जो महिला साक्षरता दर है वो 50% से कम थी। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है डी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 22 क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कहता है कि बेसिक शिक्षा परियोजना कब से तथा कहां से संचालित की जा रही है। यानी कि जो बेसिक शिक्षा परियोजना है इसको कब से, यानी कि किस डेट से और कहां से संचालित की जा रही है। तो अगर मैं बता दूं कि बेसिक शिक्षा योजना जो गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना पर आधारित है, इस बेसिक शिक्षा योजना को उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1992 से इसको लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपसे पूछा गया कि बेसिक शिक्षा योजना कब से और कहाँ से संचालित की जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए कि इसे कब से लागू की जा रही है, तो इसको लागू की जा रही है अक्टूबर 1992 से। और कहाँ से लागू की जा रही है, वो है आपके यूपी से। तो इसलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन में है केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी। तो बेसिक शिक्षा योजना कब से, अक्टूबर 1992 से यूपी में संचालित की जा रही है और ये यूपी का प्रश्न है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की कोठारी आयोग का गठन कब किया गया था। यानी कि दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जो कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग का गठन किया गया वो कब किया गया, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 14 जुलाई 1965, ऑप्शन सेकंड कहता है 14 जुलाई 1964, ऑप्शन थर्ड कहता है 14 जून 1995 और ऑप्शन फोर्थ कहता है 14 जून 1964। तो 1965 नहीं हो सकता, 1995 नहीं हो सकता। अब 14 जुलाई 1964 और 14 जून 1964 दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो सकता है, बट कोठारी आयोग का जो गठन किया गया था वो किया गया था 14 जुलाई 1964 को। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 24th क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की नवोदय विद्यालय की स्थापना किस नीति के द्वारा की गई थी। यानी कि जो नवोदय विद्यालय की स्थापना है वो कौन सी नीति है जिसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन सेकंड कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, ऑप्शन थर्ड कहता है संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 और ऑप्शन फोर्थ कहता है उपयुक्त में से कोई नहीं। अब आपको बताना है कि जो नवोदय विद्यालय की स्थापना है वो कौन सी नीति के अंतर्गत
की गई थी। तो यहाँ पर अगर आप स्टूडेंट्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत बताया गया है कि नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट 25 कि नवोदय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि जो नवोदय विद्यालय है इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य क्या था, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन फर्स्ट कहता है अमीर गरीब की विषमता को कम करना। ऑप्शन सेकंड कहता है गांवों के प्रतिभाशाली क्षेत्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना। ऑप्शन थर्ड कहता है गरीब अमीर छात्रों को न्यूनतम शुल्क पर शिक्षा प्रदान करना। और ऑप्शन डी कहता है ए और बी। तो अब आपको बताना है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में जो नवोदय विद्यालय की स्थापना की बात की गई है इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो स्टूडेंट्स मेन उद्देश्य इसका ये है कि अमीर गरीब की जो विषमता है इसको कम करना, यानी कि अमीर और गरीब में जो डिफरेंसेस हैं इसको जितना ज़्यादा कम किया जा सके और गरीब को भी उतनी ही फैसिलिटी प्रदान करके उन्हें जो है उच्च वर्ग के साथ जोड़ा जा सके, उच्च वर्ग के साथ लाया जा सके, इस पर काम करना नवोदय विद्यालय का मेन उद्देश्य था। और जो गांवों के प्रतिभाशाली क्षेत्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, यानी कि जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं ये ज़रूरी नहीं कि वो सभी बच्चे गांव से ये ज़रूरी नहीं कि वो सभी बच्चे शहरों से होंगे, गांव में भी इंटेलिजेंट या प्रतिभाशाली जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो होते हैं। तो ऐसे बच्चे को यदि थोड़ा बहुत सहयोग प्रदान किया जा सके और उनकी क्वालिटी को बढ़ाया जा सके तो कहीं ना कहीं वो राष्ट्र के हित में ही कार्य हो पाएंगे। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें गांवों के प्रतिभाशाली क्षेत्रों के जो बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। तो इसमें ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, बट यहाँ पर जो गरीब अमीर छात्रों को न्यूनतम शुल्क पर, यानी कि न्यूनतम शुल्क पर इसमें कोई विचार नहीं किया गया था और अमीर और गरीब से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा या अमीर और गरीब में कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं किया जाएगा, क्योंकि अमीर और गरीब में जो विषमता है उसको कम करना इनका लक्ष्य था। इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों ही राइट है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका डी, यानी ए और बी दोनों। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 26 आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 26 आपसे कहता है स्टूडेंट्स की वर्ष 1992 के प्रोग्राम ऑफ एक्शन का मुख्य लक्ष्य क्या था। देखिए वर्ष 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन चलाया गया था, तो इसका मुख्य लक्ष्य क्या है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन सेकंड कहता है 12 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। ऑप्शन थर्ड कहता है 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। और ऑप्शन फोर्थ कहता है 16 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अब आपको बताना है कि जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है जिसे लागू किया गया था सन 1992 में, इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको इसके मेन उद्देश्य की बात करूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जब गठन किया गया था तो भारत की शिक्षा में बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे, बट इन परिवर्तनों के बावजूद भी कुछ खामियां इसमें रह गई थी, जिसके लिए आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया जिसे राममूर्ति समिति के भी नाम से जाना जाता है सन 1990 में। और इसके अंतर्गत इस 1986 की शिक्षा नीति की जो कमियां हैं उस पर विचार विमर्श किया गया और उस पर विचार विमर्श कर जो कमियां थी उसको संशोधित करके संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 का गठन किया गया था। तो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जो इन्होंने कमियां प्रस्तुत की थी, उन कमियों को दूर करके जो संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की थी इसको प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहा जाता है। तो प्रोग्राम ऑफ एक्शंस का जो मुख्य लक्ष्य था वो ये था कि जो 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जा सके। और आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि भारत में 6 से लेकर 14 वर्ष आयु तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ना तो 12 वर्ष होगा, ना 15 वर्ष और ना 16 वर्ष। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका ए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुंच पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपसे क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछता है यशपाल समिति का गठन कब किया गया था। यानी कि सिंपल प्रश्न है स्टूडेंट्स की यशपाल समिति
जो आपने देखा है प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, उसका गठन कब किया गया ये आपसे पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है वर्ष 1964 में, ऑप्शन सेकंड कहता है वर्ष 1937 में, ऑप्शन थर्ड कहता है वर्ष 1992 में और ऑप्शन फोर्थ कहता है वर्ष 1996 में। तो यशपाल समिति का गठन जो किया गया था वो आपने कंटेंट वाले पोर्शंस में पढ़ा है कि सन 1992 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसे हम यशपाल समिति के नाम से जानते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बन जाएगा आपका सी 1992। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 28 क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछा गया स्टूडेंट्स कि यशपाल समिति का क्या विषय था, यानी कि जो यशपाल समिति का गठन किया गया था इसकी क्या विषय था ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन फर्स्ट कहता है शिक्षा की सर्वव्यापक पहुंच, यानी कि शिक्षा सभी तक पहुंच सके। सेकंड ऑप्शन कहता है शिक्षा के स्तर में सुधार, यानी कि शिक्षा के स्तर में सुधार किया जा सके। और थर्ड कहता है 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का प्रतिधारण, यानी कि उनको शिक्षा प्रदान करना। तो ये यशपाल समिति के क्या विषय थे ये आपसे पूछा गया है और फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाया गया। इसमें आपको एक कुट दिया गया, अब इस कुट के अनुसार आपको ऑप्शंस बताना है, केवल एक सही है, या ऑप्शन बी है केवल 1 एवं 3 सही है, या ऑप्शन थर्ड में बताया गया केवल 2 एवं 3 सही है, और ऑप्शन फोर्थ में बताया 1, 2 व 3 सही है। यानी कि स्टूडेंट जो यशपाल समिति के विषय हैं उसमें शिक्षा की सर्वव्यापक पहुंच हो, शिक्षा के स्तर में सुधार हो और 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों का प्रतिधारण, ये तीनों ही ऑप्शन है। और तीनों ही ऑप्शंस क्या सही हैं, या केवल एक सही है, या केवल 1 और 3 सही है, या 2 और 3 सही है, या तीनों ही सही है, ये आपसे पूछा गया है। तो अगर आपने यशपाल समिति को डिटेल में पढ़ा हुआ है तभी आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे हैं कि क्वेश्चंस के लेवल को किस तरीके से बनाया जा रहा है। इसलिए स्टूडेंट्स कोई भी टॉपिक आप पढ़ें उसको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो ये तो बता देंगे कि यशपाल समिति का गठन कब किया गया था, लेकिन अगर यशपाल समिति में क्या परिवर्तन किए गए थे इसके बारे में भी एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए, तो जाके आप ऐसे प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए मैं कलेक्ट करके लेकर आया हूँ कि आप समझ पाएँ कि किस लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन सकते हैं। स्टूडेंट जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा, जैसे कि आप जानते हैं सुपर टेट के जो कंडीशंस है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जो 69,000 भर्ती हुई थी उसमें लगभग 4 लाख बच्चे पार्टिसिपेट उसमें किए थे, यानी कि उसमें बैठे थे एग्जाम देने सुपर टेट के, और उसमें से 1,42,000 यानी 1 लाख लगभग 42,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन उसमें से 69,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ जो गुणांक के आधार पर हुआ, यानी मेरिट के आधार पर। तो आप समझ सकते हैं कि 4 लाख में 1,40,000 बच्चे पास हो रहे हैं, और उसके बाद से पिछले 3 साल से कोई भी आपके सुपर टेट के एग्जाम नहीं हुए हैं, और हर वर्ष लगभग आपके यूपी टेट और सी टेट के एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो इस वर्ष अगर आप देखेंगे तो अगली भर्ती जो सुपर टेट की होगी उसमें कम से कम मैं आपको बता दूं 10 से 12 लाख बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और उन 10 से 12 लाख बच्चों में आप समझ सकते हैं कि इस समय जो सरकार की नीति है वो लगभग 17,000 वैकेंसी की है। आप समझ सकते हैं 69,000 की 1/4 वैकेंसी है 17,000, यानी कि यहाँ पर बच्चों की संख्या बढ़ रही है और वैकेंसी की संख्या कम है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। तो आप इसीलिए मेरा मानना ये है कि आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी बढ़िया से कीजिए, वरना ऐसा होगा कि आप एक दिन में सारे शिक्षण कौशल के सभी टॉपिक कवर करके चले जाएंगे, बट जब आपके सामने ऐसे प्रश्न रखेंगे एग्जामिनर तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये प्रश्न आपके रेंज से बाहर है। तो इसलिए पहले से तैयारी आप अपनी इस तरीके से बनाकर चलिए कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से कवर करने की कोशिश कीजिए कि वहाँ से कैसे भी प्रश्न आपसे पूछे जाएं आप उसमें से गलत आपसे ना हो। तो यशपाल समिति पर जब हम कंटेंट वाले पोर्शंस में डिस्कशन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो सबसे ज़्यादा प्राथमिकता है कि शिक्षा की सर्वव्यापक पहुंच हो, शिक्षा के स्तर में सुधार किए जाए और 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया जाए। तो ये तीनों ही पॉइंट जिस ऑप्शन में है वो है ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। आई होप आप मेरी बातों को समझ पाए हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी पहुँच पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कहता है। तो नेक्स्ट 29 प्रश्न आपसे पूछता है स्टूडेंट्स कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना किससे संबंधित है, यानी कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना को आपने पढ़ा है वो किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है।
ऑप्शन फर्स्ट कहता है आवश्यक न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराना। ऑप्शन सेकंड कहता है नवाचारों से अवगत कराना। ऑप्शन थर्ड कहता है सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना। और ऑप्शन फोर्थ कहता है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत जो हम सुविधाएं पढ़ चुके हैं उसके अंतर्गत यह है कि आवश्यक न्यूनतम सुविधा उपलब्ध करना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना का रिलेशन है, क्योंकि नवाचारों से अवगत कराना इसका कोई उद्देश्य नहीं है। और सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना, यानी सार्वजनिकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य नहीं है, सार्वभौमिकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। और इनमें से कोई नहीं भी नहीं हो सकता। तो बचा हुआ ऑप्शन ए है कि आवश्यक न्यूनतम सुविधा उपलब्ध कराना, जिससे कक्षा कक्ष में जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाया जा सके और बच्चों के जो नामांकन में लगातार कमी आ रही है या अवरोधन हो रहे हैं इसको दूर किया जा सके। इसीलिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना का शुभारंभ किया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बनता है आपका ए। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न और इस प्रैक्टिस सेट सीरीज का लास्ट प्रश्न आपसे कहता है स्टूडेंट्स की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। यानी कि आपसे सीधा सीधा सिंपल प्रश्न पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। तो वो डेट आपसे पूछी है। ऑप्शन फर्स्ट है वर्ष 1985 में, और बी है वर्ष 1986 में, सी है वर्ष 1987 में और डी है वर्ष 1988 में। अब आपको बताना है कि अगर आपने ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना को डिटेल में पढ़ा है और इस कुछ जाना है तो आप इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन इजीली बता सकते हैं। देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना की जो सिफारिशें है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई थी, बट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना को लागू किया गया था वर्ष 1987 में। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपका बनता है सी, वर्ष 1987। आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं और इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन तक भी इजीली पहुंच पाए होंगे। आशा करता हूं कि यहाँ तक जितने भी प्रश्नों को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो सभी प्रश्न आप समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट्स आपके मन में बनता है इन प्रश्नों को लेकर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स को क्लियर करूँ। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके के बेनिफिशियल वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाऊँ तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।